Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 1st July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about social bubble concept of New Zealand. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially as a topic international example to curb COVID-19. सबसे पहले इस आर्टिकल के बारे में समझते हैं। तो देखो, एज वी ऑल नो दैट देयर हैज़ बिन अ पैंडेमिक अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड-19, और इस पैंडेमिक के कारण पूरे दुनिया भर की सरकारों ने डिसीजंस लिए ऑफ लॉकडाउन और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए रिगार्डिंग मूवमेंट एंड मीटिंग ऑफ पीपल। सो अब इन सारे रिस्ट्रिक्शंस का, लॉकडाउन्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है दुनिया भर में, और वो है साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट। पीपल आर गेटिंग इनटू सम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ गेटिंग आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपल, because as you all know that man is a social animal, and if you segregate, isolate man from meeting other people, then naturally the kind of stress, a kind of depression will start generating in the mind of people. और ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया भर में। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली अ न्यू स्टडी हैज़ बिन पब्लिश्ड इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर। नेचर ह्यूमन बिहेवियर एक जर्नल है, ऑनलाइन पब्लिश होता है, एंड इन दिस जर्नल दे टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ, एंड इन दिस जर्नल in its recent edition they have suggested that one of the way of effective social distancing is social bubble concept। ये social bubble का concept ऑलरेडी न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहा है अपने कंट्री में, और इस सोशल बबल का कॉन्सेप्ट हम अपने देश में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा इस जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में बताया गया है। तो एक बार ज़रा समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बबल है क्या। द आइडिया इज़ बेस्ड ऑन न्यूजीलैंड्स मॉडल ऑफ हाउस होल्ड बबल। देखो इसमें है क्या कि एक परिवार के लोग, एक हाउस होल्ड के लोग, दे हैव बीन कंसिडर्ड एज वन यूनिट, और उन लोगों को आपस में मिलने जुलने को अलाउ किया गया है, भले वो अलग अलग भी रहते हो। मान लो एक परिवार के लोग हैं जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स अलग रहते हैं और बाकी जो मैच्योर लोग हैं अलॉन्ग विद देयर किड्स वो अलग रहते हैं, बट स्टिल दे आर अलाउड टू बी कंसिडर्ड एज वन बबल, और वो आपस में मिलजुल सकते हैं। तो इस तरह की एक यूनिट बनाने को अलाउ किया गया है हर एक फैमिली को, एंड इन दैट वे नाउ दे हैव क्रिएटेड बबल्स कि फैमिली आपस में मिलजुल सकती है, वो आपस में इंटरैक्ट कर सकती है, भले वो अलग अलग ही रहते हों, बट वो लोग किसी और से मिलजुल नहीं सकते। सो दिस वे दे हैव ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बबल इन ऑर्डर टू अवॉइड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। अभी सोशल बबल का कॉन्सेप्ट में कैसे काम करता है, देखो सबसे पहले सबसे छोटा सोशल बबल बनाया गया स्टार्टिंग में जब थ्रेट सबसे ज़्यादा था, और उस केस में जब छोटा सोशल बबल मतलब यू आर अलाउड टू लिव विथ ओनली योर लिविंग पार्टनर, जिसके साथ भी आप रह रहे हैं उनके साथ ही बस आपको मिलना जुलना अलाउ किया गया, जो इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट अभी तक तो यही चल रहा है। देन स्लोली दे अलाउड दिस बबल टू गेट इनलार्ज्ड, फिर अलाउ किया गया कि आप अपने बाकी फैमिली रिलेटिव्स आपके साथ आकर के मिलजुल सकते हैं, बट यू विल नॉट बी इंटरमिंगलिंग विथ एनी अदर वन। और हर एक सोशल बबल का अपना एक रजिस्ट्री होगा कि कौन कौन लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर एक पर्टिकुलर सोशल बबल से कोई भी इंसान इन्फेक्टेड पाया जाता है, देन इट विल बी ईजी टू कर्ब दैट इन्फेक्शन, क्योंकि जो भी लोग उस सोशल बबल में हैं उन सबको फिर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे दिस सोशल बबल हैज़ बीन एक्सपेंडेड, देन लेटर ऑन इट वाज अलाउड दैट यू कैन मीट योर नेबर्स, एंड देन देयर विल बी अ लार्जर सोशल बबल। तो सोसाइटी बेसिस पे एक सोशल बबल बनाया गया, फिर धीरे धीरे आसपास की लोकेलिटी को एक सोशल बबल बनाया गया, तो कि एक लोकेलिटी को एक बबल बनाया गया कि इस लोकेलिटी के लोग मिल सकते हैं आपस में, बट दे कैन नॉट इंटरैक्ट विद द पीपल ऑफ अदर लोकेलिटी, एंड दैट वे द कॉन्सेप्ट ऑफ
of being social bubble is now getting enlarged. And in this way, अगर किसी एक सोशल बबल से कोई भी एक इंसान इन्फेक्टेड पाया जाता है तो सोशल बबल को बिलोंग करने वाले बाकी सारे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, और इस तरीके से इस कोविड-19 पैंडेमिक को स्प्रेड होने से रोका जा रहा है इन न्यूजीलैंड। हमारे देश में देखो कैसा है कि वी आर नॉट फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट। एक्चुअली वी आर हैविंग, जिनके साथ भी हम फैमिली में स्टार्टिंग से रह रहे थे आफ्टर लॉकडाउन, वी वर अलाउड टू लिव विद दोज पीपल ओनली, एंड अपार्ट फ्रॉम देम वी वर नॉट अलाउड टू मीट इवन आवर फैमिली मेम्बर्स, अगर वो उसी शहर में किसी और जगह पे भी रह रहे थे तो। बट इन न्यूजीलैंड दे आर अलाउइंग टू हैव दिस सोशल बबल एट फैमिली एंड देन सोसाइटी लेवल टू ग्रो। और इस तरीके से ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकल बर्डन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है सोसाइटी के अंदर, उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और न्यूजीलैंड हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल विथ हेल्प ऑफ दिस सोशल बबल कॉन्सेप्ट इन कर्बिंग पैंडेमिक, एट द सेम टाइम ऑल्सो अवॉइडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो as I said, why social bubble is important? Social bubble is important for mental well-being. There are so many people who fell sick because they were isolated. कई सारे सुसाइड के केसेस आए हैं हाल फिलहाल में आफ्टर दिस लॉकडाउन, because when people were isolated they fell mentally sick, they became more and more vulnerable. So to avoid the mental depression, the concept of social bubble should be allowed, the concept of social bubble should be followed, and the people from same family should be allowed to mix, intermingle, but there should be a proper recording also कि कौन कौन सा social bubble है. And this method has eased the interaction amongst the people at various stages, and with this the mental stress could be avoided. And over a period of time, जब रिस्क धीरे धीरे कम होता जाएगा, then as I said, the bubble can be expanded and can include local people also. तो सोशल बबल में स्टार्टिंग में फैमिली होगी, फिर धीरे धीरे आसपास के लोग, आपके सोसाइटी में रहने वाले लोग, धीरे धीरे वो पूरी लोकेलिटी के लोग, इस तरह से धीरे धीरे सोशल बबल को ग्रो कराया जाएगा. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई एक इंसान इन्फेक्टेड है तो उसको आइसोलेट करके वो पूरा का पूरा बबल आइसोलेट कर दिया जा सकता है. तो इससे वी हैव बोथ बेनिफिट्स. वी आर नॉट अलाउिंग मेंटल स्ट्रेस टू बिल्ड अप, एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो नॉट अलाउिंग दिस कोविड पेंडेमिक टू स्प्रेड एट अ लार्जर स्केल. अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इसी आर्टिकल में लिखा है दैट इन इंडिया वी डू नॉट हैव सोशल बबल, वी आर सोशल बटरफ्लाइज. प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ पे वी हैव लार्ज फैमिलीज़, और वो फैमिलीज़ में भी अगर वो फैमिलीज़ अलग अलग भी रहती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड तरीके से रहती हैं. और इस कारण से अगर हमने सोशल बबल को बनाना शुरू किया, अलाउ करना शुरू किया, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ हॉच पॉच एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंटरमिंगलिंग बिकॉज ऑफ लार्ज फैमिली साइज एंड पीपल लिविंग इन स्कैटर्ड मैनर. फैमिली के 4 लोग किसी एक लोकेलिटी में, फिर 2 लोग किसी दूसरे लोकेलिटी में, एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी देयर इज अ लार्जर number of people living in a scattered manner, so that will lead to social butterflies. And if a lot of interaction, this crisscross interaction will be allowed, then in that way एक तो प्रॉब्लम होगा कि डेटा रजिस्टर कर पाना कि एग्जैक्टली कौन सा सोशल बबल है वो डिफ़िकल्ट होगा, और दूसरा अगर कोई भी एक इन्फेक्टेड पर्सन पाया जाता है एक पर्टिकुलर सोशल बबल में तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ द क्रिस क्रॉस रिलेशन. क्योंकि हमारी अगर हम फैमिलीज़ को इंक्लूड करना शुरू करें तो पता चलेगा कि the entire city, half of the city is our family because of the criss-cross relation. कोई one is your cousin, then another one is your son of your maternal uncle, like that. So that way, because of such a large criss-cross relation, we do not have social bubble, we have social butterfly, जैसा इस आर्टिकल में लिखा गया. And that is why it is difficult for India to implement the concept of social bubble. उसके अलावा in India we intermingle so much with people around us that even the vegetable vendors, the fruit vendors and hawkers become part of our family and friends, and in that case it will be again difficult to keep a register कि हमारा exact social bubble है क्या, and in case of infection it will be difficult to trace कि हमारे social bubble में किन किन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए. सो इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि इन केस ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट अ डिफरेंट मॉडल. जो मॉडल इंडिया ने अडॉप्ट किया है द कम्युनिटी बेस्ड मॉडल की ओवरऑल एक लॉकडाउन अप्लाई किया जाए एंड देन धीरे धीरे उसको अनलॉक किया जाए. दैट मॉडल इज़ मोर सुटेबल फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट. The next article is taken from international segment. It is about India should revive SAARC. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view.
देखो सबसे पहले सार्क के बारे में समझते हैं। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन and SAARC was established in 1985 and a SAARC charter was signed in Dhaka on 8th December, and as a result of this SAARC as an organization was established, and initially it had 7 members were Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. Later on Afghanistan also joined SAARC in its 13th annual summit that was held in 2005. Headquarter of and secretariat of this association is at Kathmandu in Nepal. The areas of cooperation of SAARC are multitude or multiple. The areas of cooperation are like to promote welfare of the people of South Asia and improve quality of life, to accelerate economic growth and social progress and cultural development, to promote mutual trust and understanding and appreciation of another's problems, to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific field, and to strengthen cooperation with other developing countries. तो अगर आप this we have taken from the constitution of SAARC itself. तो अगर आप SAARC के इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि SAARC theoretically focuses or emphasizes on huge interaction amongst the 8 member countries of SAARC. लेकिन अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो सार्क इज़ ऑलमोस्ट डेड इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. तो वाई सार्क इज़ इनइफेक्टिव, इनएक्टिव इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, वो भी ज़रा समझते हैं. तो इसको समझने के लिए हमें इंडिया की इनिशिएटिव्स को समझना होगा. इन 2014 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी came to the power for the first time in 2014, उसके बाद he adopted a policy known as neighborhood first policy, and under this neighborhood first policy the objective of India was to develop good ties with neighbors. और जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उन सब के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाया. और इसमें जो उन्होंने पहला इनिशिएटिव लिया दैट वाज टू इनवाइट द हेड ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर नेबरहुड कंट्रीज टू द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें जो भी हमारे नेबरहुड कंट्रीज थे उनके हेड ऑफ द स्टेट्स वेर इन्वाइटेड एंड दे अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी. उसके बाद इंडिया ने और भी सारे इनिशिएटिव्स लिए अंडर इंडियाज़ नेबर फर्स्ट पॉलिसी. फॉर एग्जांपल इंडिया ने प्रपोज किया मोटर व्हीकल अग्रीमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अक्रॉस सार्क नेशन. तो देखो ये सार्क नेशन 8 कंट्रीज़ हैं, और जो सार्क की 18th समिट हुई थी इन काठमांडू इन नवंबर 2014, उसमें इंडिया ने प्रपोज किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम था मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. और इस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के हिसाब से ये 8 कंट्रीज, सार्क के 8 कंट्रीज़ के अक्रॉस कोई भी एक कार्गो व्हीकल ईजिली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकता था. देखो अभी प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कोई एक कार्गो व्हीकल को इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो इट कैन नॉट इंटर इनटू पाकिस्तान. ये इंडिया से चलेगा और वो बॉर्डर तक पहुंचेगा. बॉर्डर पे जा कर के उसको अपना सामान, जो भी अपना माल है, उसको अनलोड करना होगा, एंड द सेम गुड विल बी नाउ लोडेड टू ए पाकिस्तानी ट्रक, एंड देन दैट पाकिस्तानी ट्रक विल दे टेक द सेम प्रोडक्ट टू सम अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इन दिस वे ट्रांसपोर्टेशन इज डन इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और ये प्रोसेस काफ़ी इनएफिशिएंट है और इस कारण से काफ़ी लैग होता है, डिले होता है. और इस कारण से इंडिया ने प्रपोज किया था मोटर व्हीकल अग्रीमेंट, जिसके हिसाब से अब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद ये जो व्हीकल है, कार्गो व्हीकल है, इट कुड इंटर इनटू पाकिस्तान ऑल्सो एंड इट कुड टेक कार्गो इनटू पाकिस्तान ऑल्सो. तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में, इनफैक्ट दिस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट वाज टू बी एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल 8 कंट्रीज ऑफ सार्क एरियाज. तो इस मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अगर साइन हो जाता तो इन 8 कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ इंसेंटिवाइज होता, इन्विगोरेट होता, और ट्रांसपोर्टेशन जब फास्ट होता, इफ़िशिएंट होता, तो नेचुरली ट्रेड वुड ऑल्सो बूस्ट. तो ये पहला प्रपोजल था इंडिया का इन ऑर्डर टू प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग सार्क कंट्रीज इन 18th सार्क समिट दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू. उसके अलावा इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक सैटेलाइट लॉन्च किया, सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट, जिसका टेक्निकल नाम था GSAT-9. उसको फिर कॉमन नाम दिया इंडिया ने सार्क सैटेलाइट, जिसका पर्पस था इट वाज अ काइंड ऑफ जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, एंड इंडिया सेड दैट दिस विल बी डेडिकेटेड
टू द सार्क रीजन। तो सार्क के 8 कंट्रीज इस सैटेलाइट का बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेटेरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों इनिशिएटिव्स को हॉल्ट कर दिया, पास नहीं होने दिया ऑन SAARC platform in this 18th SAARC summit. So the point that I'm trying to make that after Prime Minister Modi became Prime Minister of India in 2014 for the first time, he took many initiatives to develop good ties with Pakistan. Overall, many initiatives to develop good ties with neighborhood countries, especially the South Asian countries. लेकिन वो सारे इनिशिएटिव्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ब्रॉट बाय पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान बस इतने पे रुका नहीं। पाकिस्तान केप्ट ऑन डिफीटिंग इंडियाज एफर्ट एट सार्क, एट द सेम टाइम इट प्रमोटेड मैनी टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन इंडिया एज वेल। फॉर एग्जांपल 2016 में आपको पता होगा 1 जनवरी को ही पठानकोट एयरबेस स्ट्राइक हो गया था 1 जनवरी की रात को। उसके बाद इन 2016 इटसेल्फ देयर वाज उरी अटैक। तो इस सब अटैक्स के बाद एक तो पाकिस्तान कोई भी डेवलपमेंट सार्क प्लेटफॉर्म पे होने नहीं दे रहा था, और दूसरा नाउ पाकिस्तान स्टार्टेड टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन इंडिया। तो उसके बाद से इंडिया अडॉप्टेड ए वेरी हार्ड लाइन स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ नो कॉन्टैक्ट विथ पाकिस्तान, और इंडिया ने 19th सार्क समिट में हिस्सा लेने से मना कर दिया, और उसके बाद से अभी तक सार्क समिट हुई ही नहीं है। तो लास्ट सार्क समिट हुई थी इन 2014 दिसंबर, और उसके बाद से अभी तक सार्क समिट हुई ही नहीं है। तो ओवरऑल द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि सार्क हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय इंडिया। सार्क को पूरी तरह से इंडिया ने एक तरह से नेग्लेक्ट कर रखा है अभी तक, और इस कारण से इंटरनेशनल सर्कल में कहते हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यूज दिस टर्म दैट सार्क इज़ डेड एंड इंडिया किल्ड सार्क। लेकिन इस इंडिया के इस हार्डलाइन स्टैंड के पीछे पाकिस्तान का एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल। पाकिस्तान सार्क प्लेटफॉर्म पे कोई डेवलपमेंट होने नहीं दे रहा था, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज प्रमोटिंग टेररिज्म इन इंडिया, एंड दैट इज़ वाई इंडिया हैड टू टेक सच ए हार्ड स्टैंड। अब करंट आर्टिकल देखते हैं। तो करंट आर्टिकल में आर्ग्यू किया गया है दैट इंडिया शुड ट्राई टू रिवाइव सार्क। इंडिया हैज़ नेग्लेक्टेड सार्क फॉर पास्ट 5 years, बट नाउ इंडिया शुड ट्राई टू रिवाइव सार्क। तो ज़रा कारण समझते हैं क्यों। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि चाइना इज़ अट्रैक्टिंग आवर साउथ एशियन नेबर। जो भी हमारे साउथ एशिया के इम्पॉर्टेंट नेबर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका या इनफैक्ट नेपाल ऑल्सो, इन सब को अब चाइना अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि सार्क तो फंक्शनल है नहीं, एंड दैट इज़ वाई इकोनॉमिक इंटरेक्शन बिटवीन दीज कंट्रीज विथ इंडिया इज़ क्वाइट लिमिटेड, क्योंकि सार्क हैज़ रिमेन्ड नॉन फंक्शनल फॉर पास्ट 5 years, एंड नाउ चाइना इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज़ अलाउड बांग्लादेश टू सेल अबाउट 97% ऑफ इट्स इम्पोर्ट इन चाइना फ्री ऑफ एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। जो भी माल बांग्लादेश चाइना में बेचता है, लगभग 97% तक प्रोडक्ट को चाइना ने इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया है। उसके अलावा चाइना इज़ मेकिंग मैसिव इन्वेस्टमेंट इन श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर कई सारे रोड, रेलवेज, पोर्ट डेवलप कर रहा है। नेपाल तो ऑलरेडी चाइना टिल्टेड हो चुका है, प्रो चाइना हो चुका है, आप सबको पता ही है। एंड उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है आइडियोलॉजी। द माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट ब्रिंग्स रिजेम्बलेंस विद द माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द करेंट गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। तो ये जो अप्रोच है चाइना का, दिस इज ऑल्सो नोन एज चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, वेयर चाइना इज यूजिंग इट्स मनी पावर, इट्स economic power to attract, to incentivize India's neighbor towards China, and that is a troubling sign for India। ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि इंडिया को जल्द से जल्द वापस से सार्क को रिवाइव करना चाहिए। इंडिया शुड स्टॉप आइसोलेटिंग पाकिस्तान। इंडिया ने सार्क समिट या सार्क प्लेटफॉर्म को डिसबैंडन इसलिए किया था ताकि पाकिस्तान को एक तरह से आइसोलेट कर दिया जाए। पाकिस्तान शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल सर्कल। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन आइसोलेटेड सो फार बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम चाइना साइड। तो अब इंडिया को वापस से सार्क को रिवाइव करना चाहिए और सार्क कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना चाहिए। सार्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, सार्क प्लेटफॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अच्छे से, दैट इज़ साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया को साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को फंक्शनल करना चाहिए और इन सारे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, तभी जाकर के इंडिया कैन अवॉइड टिल्टिंग ऑफ आवर नेबर्स टुवार्ड्स चाइना। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है। बट
there is some problem also in this stand. There are some challenges also in taking such stands. India के लिए it is going to be very difficult. पहला, एंटी पाकिस्तान रेटोरिक इन इंडिया इज़ गोइंग टू बी द चैलेंज अगेंस्ट इंडिया फॉर फ्रॉम रिवाइविंग सार्क. अगर देखो इंडिया के अंदर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इज़ क्वाइट पॉपुलर. इन जनरल द पीपल ऑफ इंडिया हैव दिस एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट. सो इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्स एनी इनिशिएटिव ऑफ रिवाइविंग सार्क and having any coordination with Pakistan, then naturally the government will have to face some political challenge. The people will condemn, will criticize the government for reviving SAARC and having any talks with Pakistan. उसके अलावा जो भारत सरकार की अपनी इकोनॉमिक विजन है, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, vocal for local. That means focus on self reliance. That means India wants to depend less and less on imported products. तो ऐसे हालात में India would not like to import products from countries like Bangladesh and Sri Lanka, because India is aiming towards Atmanirbhar Bharat Abhiyan, more and more localization of product, more and more consumption of local products. तो ऐसे हालात में भी India would not like to reduce the tariff rates across the border, and it would not like to have a free trade agreement amongst the South Asian member countries on SAARC platform. जो तीसरा कारण है that is going to be a challenge for India in revival of SAARC is Islamophobia. तो देखो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक तो है ही हमारे देश में, उसके अलावा ओवरऑल देयर इज एन इन्वायरमेंट, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है दैट देयर इज एन इन्वायरमेंट ऑफ इस्लामोफोबिया इन आवर कंट्री, एंड overall our country is getting polarized. One side is having the majoritarian belief मतलब pro हिंदुत्व belief, और जो दूसरा साइड है दैट इज़ अगेंस्ट दिस मेजोरिटेरियन आइडिया ऑफ कोर्स. तो जो प्रो हिंदुत्व बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, जो मेजोरिटेरियन बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, सिंस मेजोरिटी इन आवर कंट्री इज़ हिंदू, सो जो मेजोरिटेरियन बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, जो मेजोरिटेरियन आइडियाज़ को सपोर्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ इस्लामोफोबिया, मतलब ए काइंड ऑफ हेट्रेडनेस, ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ए काइंड ऑफ फियर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रिलीजन इस्लाम. इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है हमारे देश में, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा इन प्रेजेंट टाइम. और ऐसे हालात में व्हेन इस्लामोफोबिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन आवर कंट्री, जहाँ पे अक्सर किसी दूसरे को कंडेम करने के लिए या क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं, वो है बांग्लादेशी माइग्रेंट. अगर आज के टाइम में कोई कुछ भी गलती करता हुआ दिखाई दे तो पीपल जनरली आर यूजिंग दिस टर्म दैट आर यू ए बांग्लादेशी माइग्रेंट. तो ये सब रेटोरिक्स आ रहे हैं. इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, और ऐसे हालात में भारत सरकार के लिए कोई एक ऐसा इनिशिएटिव लेना जिसमें देयर विल बी बेटर टाइज विथ बांग्लादेश एंड गुड टाइज विथ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. और इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि जो ट्रेंड हमारे देश में डेवलप हो रहा है, जो इस्लामोफोबिया हमारे देश में जनरेट हो रहा है, जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हमारे देश में डेवलप हो रही है, दिस इज़ डायरेक्टिंग आवर फॉरेन पॉलिसी इन अनडिज़ायरेबल वे. जैसे इस पर्टिकुलर केस में ही देख सकते हैं कि अब इंडिया को रिक्वायरमेंट है, इंडिया नीड्स टू हैव ए फॉरेन पॉलिसी वेयर इट शुड रिवाइव सार्क, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री, इट इज़ नॉट एबल टू take any step in that particular direction, and it is not able to integrate with Pakistan or Bangladesh, at least on economic front. उसके अलावा ये जो इस्लामोफोबिया का ट्रेंड है या इन्वायरमेंट है हमारे देश में, इट ओवरऑल डेंट्स और हैम्पर्स इंडियाज सॉफ्ट पावर ऑफ बीइंग अ लिबरल एंड सेकुलर डेमोक्रेसी. ओवरऑल इंडिया का इमेज खराब हो रहा है पूरे दुनिया भर में एज अ कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स अदर रिलीजन, अ कंट्री दैट इज सेकुलर एंड लिबरल. The next article is taken from national segment. It is about Mizo Peace Accord. This topic is important from our syllabus GS paper 4 internal security point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर जोरामथांगा साहब ने ट्वीट करके आज मिजोरम के लोगों को और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लोगों को बधाई दी है फॉर 34 ईयर्स ऑफ मीजो पीस अकॉर्ड. मीजो पीस अकॉर्ड के 34 ईयर्स पूरे हो गए हैं. मीजो पीस अकॉर्ड हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इस्टेब्लिशिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो ज़रा समझते हैं कि ये मीजो पीस अकॉर्ड है क्या, इसका बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो ये मीजो हिल्स वॉज स्टार्टिंग में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो मिजोरम वाला एरिया है, मिजो हिल्स वाला एरिया है,
दैट वाज पार्ट ऑफ आसाम एंड इट वाज कंसिडर्ड इसका नाम था लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। 1954 में इसका नाम बदल करके मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम कर दिया गया। एंड इन दिस एरिया, इन दिस मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, जैसा कि मैंने आपको बताया मिजोरम आसाम का ही पार्ट था और उसका नाम था मिजो हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। इस एरिया में एक बहुत ही मैसिव फेमाइन आया जिसका नाम था मौतम फेमाइन, दैट स्प्रेड फ्रॉम 1959 टू 61, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उसके बाद से मिजोरम के लोग, ये मिजो ट्राइब के लोग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया मिजोरम एरिया में। उनके जो मेन लीडर थे उनका नाम है लाल डेंगा, और जो डिमांड था इन मिजो लोगों का दैट वाज टू क्रिएट अ ग्रेटर मिजोरम। अ ग्रेटर मिजोरम, जो भी एरिया जहाँ पे भी मिजो ट्राइब के लोग रहते हैं, चाहे वो आसाम का पार्ट हो या नागालैंड का पार्ट हो या इवन मणिपुर का पार्ट हो या बर्मा का पार्ट हो, उन सब एरियाज़ को मिला करके एक ग्रेटर मिजोरम नाम का पॉलिटिकल यूनिट बनाया जाए, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस पॉलिटिकल यूनिट बनाया जाए जिसका नाम होगा ग्रेटर मिजोरम। तो एक तरीके से दिस वाज अ थ्रेट, दिस वाज अ सिक्योरिटी चैलेंज अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस डिमांड के लिए जो मिजो लोग थे और जो उनके लीडर थे लाल डेंगा, उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट, जिसका मेन डिमांड था कि जिस जिस एरिया में मिजो लोग रहते हैं, मिजो ट्राइब के लोग, चाहे असम में या मणिपुर में या इवन बर्मा में, उन सारे एरियाज़ को मिला करके, इंक्लूड करके एक लार्जर पॉलिटिकल यूनिट, ऑटोनोमस यूनिट बनाया जाए जिसका नाम होना चाहिए ग्रेटर मिजोरम। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक आर्म्ड विंग भी बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल आर्मी। एंड दीज मिजो नेशनल आर्मी रिजॉर्टेड टू वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली इन दिस लुसाई हिल्स एरिया। और इस वायलेंस के कारण फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एरिया में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ा। And Indian Army was then deployed in this area. Later on, Armed Forces Special Power Act was also implemented in this area in 1967, and then an operation, a special operation known as Operation Security was launched, और जिसके अंतर्गत कोई भी सस्पिशियस सिविलियन अगर पाया जाता था हु वाज सस्पिशियस ऑफ हैविंग और कंडक्टिंग लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ इन मिजोरम एरिया, उनको अरेस्ट किया जाता था और फिर उनके अगेंस्ट कुछ एट्रोसिटीज़ भी प्रैक्टिस की जाती थी इन ऑर्डर टू ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन मिजोरम एरिया। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया मिजोरम एरिया में, एंड मैनी ऑफ द इनोसेंट सिविलियंस वेयर आल्सो हरास्ड। एंड फाइनली कुछ एक मॉडरेट ग्रुप ने, कुछ एक मॉडरेट लीडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट ने, उनके जो मेन लीडर थे लाल डेंगा, वो तो बिल्कुल भी ही वॉज नॉट रेडी टू नेगोशिएट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ एक मॉडरेट लीडर्स हु वी आर रेडी टू नेगोशिएट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया भारत सरकार के साथ। और उस पीस अकॉर्ड के हिसाब से फिर भारत सरकार ने मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया 1972 में। बट फिर भी लाल डेंगा ही डिड नॉट कंसिडर एनी पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाल डेंगा का अभी भी डिमांड था कि उनको मिजोरम को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट बनाना है। लेकिन फिर इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट्स हुए। लाल डेंगा को देखो लंदन के अंदर एक रिफ्यूजी स्टेटस दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड ही वाज स्टेइंग इन लंदन एज ए पॉलिटिकल रिफ्यूजी, और वहीं से वो ये मिजो मूवमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट को रन कर रहे थे। लेकिन फिर 1982 में एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई मिजोरम के अंदर जिसका नाम था मिजोरम चर्चेज लीडर्स कमिटी, जो बनी थी फ्रॉम द लोकल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ मिजोरम। और इस मिजोरम चर्चेज लीडर्स कमिटी के एक लीडर हैं VL रावना। ही मेट विथ लाल डेंगा इन लंदन इन 1983, और उन्होंने लाल डेंगा को कन्विंस किया कि गेट इनटू एन पीस अकॉर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके बाद ही इन 1986 फाइनली लाल डेंगा entered into a peace accord with government of India, and as a result of this peace accord, Mizo National Front agreed to the condition laid down by the government of India, and Mizo peace accord was signed in 1986. इसका नाम ही था Mizo Accord Memorandum of Settlement, that was signed by Lal Denga from Mizo National Front side, R.D. Pradhan who was Home Secretary of Government of India, and Lal Khama who was Chief Secretary of Government of Mizoram. उसके बाद आप सबको एक बात तो पता ही होगी, लाल डेंगा ऑल्सो बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम लेटर ऑन। और जिस दिन ये अग्रीमेंट साइन हुआ था 30 जून, और उस दिन को अभी तक मिजोरम सरकार एक स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट करती है। उसको कहा जाता है रेमना नी, दैट लिटरली मीन्स पीस डे, और इस दिन मिजोरम के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की हॉलीडे होती है।
The next article is taken from economy segment. It is about Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. जरा सबसे पहले समझते हैं ये न्यूज़ आर्टिकल है क्या। देखो, आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च किया था भारत सरकार ने टू असिस्ट माइग्रेंट वर्कर्स। तो एकाएक से लॉकडाउन के बाद बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वल्नरेबल हो गए थे और उनकी ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिंडर हो गई थी, लाइवलीहुड थ्रेट में आ गया था। तो उनको फिर सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एंड अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन आइदर राइस और व्हीट प्लस 1 किलोग्राम ऑफ पल्स and was to be given to these migrant workers till 30th जून। और इस स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 80 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स वेयर इनरोल्ड या फिर पुअर पीपल वेयर इनरोल्ड और उनको 5 किलोग्राम का फूड ग्रेन प्लस 1 किलोग्राम ऑफ पल्सेस दिया गया टिल नाउ। अब न्यूज़ ये है कि इस कंपोनेंट को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को भारत सरकार ने अक्टूबर तक इनफैक्ट टिल द एंड ऑफ नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया, मतलब इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 more months। तो अब सरल शब्दों में नवंबर एंड तक जो ये 80 करोड़ गरीब लोग हैं उन लोगों को 5 किलोग्राम फूड ग्रेन 1 किलोग्राम ऑफ पल्स मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन ऑर्डर टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ दूस पुअर पीपल हु हैव बीन नेगेटिवली इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ कोविड एंड एसोसिएटेड लॉकडाउन। और इस पूरे इनिशिएटिव में भारत सरकार के लगभग 90,000 करोड़ और खर्च होंगे। The next article is again taken from economy segment. It is about World Bank giving loan to नमामि गंगे प्रोग्राम। तो देखो, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने 5 साल का एक लोन अप्रूव कर दिया ऑफ वर्थ ₹3,000 करोड़। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने 4,535 करोड़ का लोन दे रखा है भारत सरकार को फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ओवरऑल भारत सरकार ने 7,535 करोड़ रुपए अभी तक लोन लिए हैं वर्ल्ड बैंक से फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। एंड ओवरऑल अगर नमामि गंगे के अंदर इन्वेस्टमेंट देखा जाए या एक्सपेंडिचर देखा जाए, देन देयर आर 313 प्रोजेक्ट्स बीइंग रन अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम ऑफ वर्थ ₹25,000 करोड़। तो इतना भारत सरकार खर्च कर रही है अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम। तो ज़रा समझते हैं ये नमामि गंगे प्रोग्राम है क्या। इट इज़ अन अम्ब्रेला प्रोग्राम जिसका मेन पर्पस ही है कि गंगा रिवर सिस्टम और उसके आसपास के एसोसिएटेड इकोसिस्टम को क्लीन किया जाए और रिवाइव किया जाए, हेल्दी बनाया जाए। इसके टोटल 8 कंपोनेंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अराउंड गंगा, रिवर सरफेस की क्लीनिंग करनी है, फॉरेस्टेशन करना है, इन्वायरमेंटल इफ्लुएंट जो गंगा में जाता है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है, गंगा ग्राम डेवलप करना है, मतलब गंगा रिवर के आसपास जो भी विलेजेज हैं उनको आइडियल या मॉडल विलेज की तरह डेवलप करना है, पब्लिक अवेयरनेस डेवलप करना है रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ गंगा रिवर, आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है, एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना है। जो भी रिवर का कोस्टल एरिया है उन सबको प्रॉपर तरीके से कंजर्व करना है, उसको इस तरह से डेवलप करना है कि दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। So these are 8 components of Namami Gange program, and this Namami Gange program is being implemented by National Mission for Clean Ganga। National Mission for Clean Ganga को हम लोग नेशनल गंगा काउंसिल नाम से भी जानते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि नेशनल गंगा काउंसिल या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है क्या। इट इज़ अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1860। ये नेशनल गंगा काउंसिल या नेशनल मिशन ऑफ फॉर क्लीन गंगा दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर इंडियन सोसाइटी एक्ट ऑफ 1860। और इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उसके अलावा इस नेशनल गंगा काउंसिल के मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दीज 5 स्टेट्स जहाँ से गंगा नदी बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। और इस नेशनल गंगा काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव ही है नेशनल नमामि गंगे स्कीम को इम्प्लीमेंट करना।
एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं दैट व्हाई डू वी नीड नमामि गंगे प्रोग्राम। तो देखो, नमामि गंगे का मेन ऑब्जेक्टिव ही है गंगा रिवर और उसके एसोसिएटेड इकोसिस्टम को रिवाइव करना, हेल्दी बनाना और क्लीन करना। अब आप सबको एक बात तो पता है कि गंगा रिवर का बहुत ज़्यादा कल्चरल वैल्यू है हमारे देश में। पीपल हैव एसोसिएटेड देयर सेंटिमेंट्स विद गंगा रिवर, तो दैट इज़ वन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नमामि गंगे प्रोग्राम। उसके अलावा गंगा रिवर पे बहुत सारे लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिपेंड करती है। आसपास के फार्मर्स उस पर गंगा रिवर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। तो अगर गंगा रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होने लगेगी, दैन नेचुरली द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल गेट हैम्पर्ड। उसके अलावा अगर गंगा रिवर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कमिंग फ्रॉम सिटीज़ लाइक कानपुर एंड लखनऊ, तो उसके कारण भी आसपास का जो इकोसिस्टम है या उसके अंदर के जो फ्लोरास फौनाज हैं दे वेयर डाइंग एंड ओवरऑल गंगा इकोसिस्टम वाज अंडर थ्रेट। तो इस कारण से नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है एंड विथ हेल्प ऑफ दिस नमामि गंगे प्रोग्राम ओवरऑल 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 40% पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री विल बी बेनिफिटेड विद दिस नमामि गंगे program in one way or other. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 491 to 493. Topic number 491 is about black carbon. Black carbon results from incomplete combustion of fossil fuel and biomass. Black carbon is produced both naturally and by human activities as a result of the incomplete combustion of fossil fuels, biofuels and biomass. Primary sources of black carbon includes emission from diesel engines, cook stoves, wood burning and forest fire. Black carbon is the second largest contributor to the climate change after CO2. Very important statement from exam point of view. But unlike carbon dioxide which stays in the atmosphere for years together, black carbon is short-lived and remains in the atmosphere only for a days to weeks before it descends as rain or snow. India is second largest emitter of black carbon in the world. तो ये statement भी important है from exam point of view. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 492 is colistin. Colistin is an antibiotic for therapeutic purpose in veterinary uses, but the drug is highly misused in poultry industry as a growth promoter. One of the reason for antibiotic resistance in India is due to unwanted use of colistin in poultry industry. The Union Ministry of Health and Family Welfare notified the prohibition of sale, manufacture and distribution of colistin and its formulation in food producing animals. The World Health Organization considers colistin as the highest priority, critically important antimicrobial for humans. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 493 is about influenza virus. This topic is again very important for this year. There are 4 types of influenza virus: A, B, C, D. Human influenza A and B virus causes seasonal epidemics of disease also known as flu season. Influenza A virus are the only influenza virus known to cause flu pandemic. तो ये जो कोरोना वायरस है that can be considered as part of influenza A virus. Influenza type C infection generally causes mild illness and are not thought to cause human flu epidemic. Influenza D virus primarily affect cattle and are not known to infect or cause illness in human beings. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 488 to 490 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.